अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज़ हमदा तनवीर एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। सो आज की वीडियो में हम 20th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओके जी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्रोमोसोम एंड डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विद इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये अपीयर होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होती है तो ये क्रोमोसोम जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। अब इनकी डिस्कवरी किसने की थी? इसको डिस्कवर किया था वेल्थर फ्लेमिंग ने। ठीक है, स्लोमेंडर जाइगोट में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में। जैसे कि पेंसिलियम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 1। ठीक है, इसी तरह फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम्स हैं, हनीबीज में 32 क्रोमोसोम्स हैं और ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं 23 के पेयर में, और मंकी में 48 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कॉर्न्स में 20 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जो है फ्रॉग में उस मंकी में 48 क्रोमोसोम्स हैं, रैट में 40 क्रोमोसोम्स हैं, कॉर्न्स में 20 क्रोमोसोम्स हैं, फर्न्स में 500 क्रोमोसोम्स हैं और ड्रोजोफिलिया में 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि बीच में एक सर्कल होता है। ठीक है, एक ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है और नीचे कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, और उसके सबसे पहले जो एक उभरी हुई चीज़ होती है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है जो न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, सेंटर में एक छोटा सा सर्कल होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, और सबसे नीचे होता है क्रोमेटिड। नेक्स्ट है कैरियोटाइप। क्या होता है कि मतलब हर स्पीशी में, ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है विद इन इंडिविजुअल उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। वेरिएशन किधर होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में, और जो क्रोमोसोम की शेप है ना वो भी डिफरेंट हो सकती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? जैसे पेंसिलियम में 1 क्रोमोसोम है। ठीक है, फ्रॉग में 26 है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स है, मंकी में 48 क्रोमोसोम है। इसी तरह जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है हर में वेरिएशन आती है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम की शेप है वो भी उसमें भी वेरिएशन होती है। अब क्रोमोसोम्स की जो शेप है वो डिफरेंट कैसे हो सकती हैं? ठीक है, डिफरेंट शेप्स जो क्रोमोसोम की होती हैं वो अपीयर होती हैं ड्यूरिंग एनाफेज में। अब जैसे 4 टाइप्स हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम की शेप है वो वी शेप्ड है। ठीक है, और सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसकी जो दोनों आर्म्स हैं ना, ठीक है, वो इक्वल होती हैं। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम की शेप है वो एल शेप्ड में होती है। ठीक है, और जो सेंट्रोमियर होता है ना वो अबव होता है या बिलो द सेंटर, मतलब सेंटर में नहीं होता है, या सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या सेंटर से थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, जो आर्म्स है ना सब मेटासेंट्रिक में, ये एक आर्म लार्ज होती है और एक स्मॉल हो जाती है। अब एक्रोसेंट्रिक में जो क्रोमोसोम की शेप है वो जे शेप्ड में है। ठीक है, जो सेंट्रोमियर होता है वो टिप के बिल्कुल पास होता है। ठीक है, और जो इनकी आर्म्स होती हैं वो मतलब एक एक्सट्रीमली स्मॉल होती है और एक एक्सट्रीमली लार्ज होती है। अब टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि टीलोसेंट्रिक में जो क्रोमोसोम की शेप है वो आई शेप्ड है। ठीक है, इसमें जो टीलोसेंट्रिक में जो क्रोमोसोम की शेप है वो आई शेप्ड है। ठीक है, और जो सेंट्रोमियर होता है वो भी टिप पे मतलब सेंट्रोमियर बिल्कुल जो है ना वो टिप पे मौजूद होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ 1 आर्म होता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किन चीज़ों से मिलके बनता है? तो क्रोमोसोम मिलके बनता है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन। सबसे पहले डीएनए क्या होता है कि डीएनए 40% डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, और डीएनए लॉन्ग मतलब लंबा, अनब्रोकन और डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किस लिए होता है? इज़ ड्यू टू फॉस्फोरस की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो डीएनए है वो कंपोज्ड होता है, बना होता है 140 मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए को बनाते हैं। जो डीएनए का साइज़ है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। किसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है? अमाइनो एसिड की वजह से, जो कि अर्जिनिन और लाइसिन की वजह से मिलके बनता है। ठीक है, इसकी 5 टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 40% डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, क्रोमोसोम में, और 60% हिस्टोन प्रोटीन मौजूद डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉरी, क्रोमोसोम्स में 40% डीएनए एंड 60% हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम का क्या है कि 200 न्यूक्लियोटाइड रैप
होते हैं अराउंड ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड 200 न्यूक्लियोटाइड रैप होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। अब सुपर कॉइलिंग क्या है? वो कॉइलिंग जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोसोम में, ठीक है, न्यूक्लियोसोम लेवल पे ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, उसको हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं। अब हेट्रोक्रोमेटिक और यूक्रोमेटिक क्या है? हेट्रोक्रोमेटिक जो है ये कंडेंस पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है, और ये नॉन एक्टिव पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के जिसमें जीन एक्सप्रेस नहीं होते। अब यूक्रोमेटिक क्या है कि ये नॉन कंडेंस्ड पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के, ये एक्टिव पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के जिसमें जीन एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहला रोल है कार्ल कॉरेंस का, ठीक है। उसने डिफ़ाइन किया था रोल ऑफ क्रोमोसोम इन इनहेरिटेंस, ठीक है। उसने इनहेरिटेंस में जो क्रोमोसोम का रोल था उसको डिफ़ाइन किया था, ठीक है। उसने रीडिस्कवर किया था या पब्लिश किया था मेंडेलियन पेपर, जो मेंडल का पेपर था उसको रीडिस्कवर किया था। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है वॉल्टर स्यूटन, ठीक है। उसने फॉर्मुलेट किया था थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम्स को। उसमें उसने कहा था, फर्स्ट पॉइंट ये था कि ईच इंडिविजुअल, ठीक है, हर जानदार बना होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के फ्यूजन से, ठीक है। और हर गैमेट जो है वो कंटेन करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि जब गैमेट की फ्यूजन होता है तब जाइगोट बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से आगे फर्दर प्रोसेसिंग होकर एक इंसान, एक बच्चा बनता है, ठीक है। अब उसने कहा था कि हर जानदार जो है वो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है और हर गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर गैमेट कंटेन करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट उसने ये कहा था कि जो हर इंडिविजुअल है वो रिसीव करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, मतलब हर जो इंडिविजुअल है वो रिसीव करता है हाफ क्रोमोसोम एक माँ से और हाफ क्रोमोसोम बाप से। अब थर्ड पॉइंट उसने ये कहा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं पेयर की फॉर्म में ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, और सेपरेट होते हैं कि ऐसे सेपरेट होते हैं कि हर गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मेंडल का क्या वर्क था कि उसने 20th सेंचुरी में मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। उसने कहा था कि जो क्रोमोसोम्स है ना वो कंटेन करते हैं जीन्स और एलील्स, ठीक है। इसने प्रूव किया था इसको बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, ठीक है। और जो टी.एच. मॉर्गन है उसने स्टडी किया था ड्रोसोफिलिया फ्लाई पे स्टडी किया। उसने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था कि रेड आई कलर की फ़ीमेल ली थी, ठीक है, और वाई आई कलर की मेल लिया था। अब रेड जो आई कलर फीमेल थी उसके पास XW+ था, ठीक है, मतलब डोमिनेट था इसके पास, ठीक है। अब जो वाइट आई कलर मेल था उसके पास XW था। अब जब फीमेल में सेग्रीगेट हुआ तो XW+ बना, ठीक है, और जो मेल है उसका बना XW अलहदा, इसके दो गैमेट्स बने XW और Y, ठीक है। अब जब XW+ फीमेल जब मेल के साथ करेगा, ठीक है, फ्यूजन होगी इनकी, ठीक है, तो फीमेल ही बनेगी। क्यों? क्योंकि XW+ और XW बनेंगे। अब डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स मौजूद हैं। अब लेकिन डोमिनेंट जो है वो रेड आई है तो फीमेल का आई का कलर रेड होगा, ठीक है। अब जब जो फीमेल है XW+ वाली वो Y मेल के साथ फ्यूज़ करेगी तो XW+ Y होगा। जब Y होगा तो इसका मतलब वो मेल मौजूद होगा, ठीक है। तो अब डोमिनेंट एलील मौजूद है तो इसमें भी रेड जो मेल का कलर होगा वो रेड आई होगा, ठीक है। अब जब XW+ और मेल में XW+ Y जब क्रॉस मैच करेंगे तो गैमेट्स अलग-अलग बनेंगे, ठीक है। XW+ अलहदा बनेगा, XW अलहदा बनेगा, मेल वाले में भी XW+ अलहदा बनेगा और Y अलहदा बनेगा। अब जब इनकी फ्यूजन होगी, ठीक है, XW+ W+ के साथ बनेंगे तो रेड फीमेल बनेगी। इसी तरह फीमेल का जो दूसरा गैमेट है XW वाला वो मेल के गैमेट के साथ XW+ के साथ बनेंगी तो भी रेड मेल बनेगा, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट जो अलील है वो मेल के पास मौजूद था। अब इसी तरह फीमेल मेल के साथ होगा तो XW+ Y बनेगा, Y का मतलब मेल मौजूद है इसलिए ये रेड मेल बनेगा। इसी तरह जो फीमेल का सेकंड गैमेट है XW, वो जो फ्यूज़ करेगा मेल के फर्स्ट गैमेट के साथ XW+ के साथ
तो रेड फीमेल बनेगी, और जो एक्स डब्ल्यू वाई मेल के साथ एक्स डब्ल्यू, ठीक है, वाई वाले जो मेल का गैमेट है वाई वाला, उसके साथ फ्यूज़ करेंगे तो वाइट मेल बनेगा, क्योंकि इधर डोमिनेंट एलील मौजूद नहीं है, तो इसी तरह वाइट मेल बनेगा। ठीक है, 3/4 रेड आई कलर हो गया, मतलब 75%, और 1/4 वाइट आई कलर होगा 25%। तो जो कंक्लूजन था वो ये था कि टी.एच. मॉर्गन के मुताबिक क्रोमोसोम प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इनहेरिटेंस में। ठीक है, और क्रोमोसोम्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल विच ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल डोनर से रेसिपिएंट, ठीक है, जो देता है, और जो लेने वाला है रेसिपिएंट, ठीक है, जो कि ऑल्टर करता है जेनेटिक मेकअप। ठीक है, जब एक रेसिपिएंट जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो ऑल्टर कर देगा रेसिपिएंट के जेनेटिक मेकअप को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट सेल विच ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी पे। ठीक है, किसको और किस माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने परफॉर्म किया था? इसको परफॉर्म किया था ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट एफ ग्रिफिथ ने। ठीक है, इसकी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की 2 टाइप्स, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, और रफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ठीक है, जो स्मूथ एसपी थी, ठीक है, वो फॉर्म करता था स्मूथ कॉलोनी। ठीक है, और जो रफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी था वो बनाता था रफ कॉलोनी। अब जो स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी थे, ठीक है, वो विरुलेंट थे, ठीक है, वो बीमारी करने वाले थे, जहरीले थे। ठीक है, और ये इनमें प्रेजेंट था पॉलीसेकेराइड कोट। ठीक है, उसी तरह जो रफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी था, ठीक है, वो फॉर्म बनाता था रफ कॉलोनीज, और वो नॉन विरुलेंट थे। विरुलेंट मतलब वो जहरीले नहीं थे। ठीक है, और उनमें एब्सेंट था पॉलीसेकेराइड कोट। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफिथ के। ठीक है, उसने क्या किया था कि जो आर टाइप है, ठीक है, जो रफ टाइप स्ट्रेप्टोकोकस नमूने हैं, उसको इंजेक्ट किया था माइस में। तो क्या हुआ था, जो माइस था वो ज़िंदा रहा था। ठीक है, अब जो एस टाइप था, जो स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी थी, उसको जब इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जो है, चूहा जो है, मर गया। किसकी वजह से? ब्लड पॉइजनिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि जो रफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी थी वो नॉन विरुलेंट, मतलब वो जहरीली नहीं थी, और जो एस टाइप थी, स्मूथ थी, वो जहरीली थी। अब जब एस टाइप को हीट किल्ड, मतलब उसमें से जब मरे हुए स्ट्रेप्टोकोकस नमूने को इंजेक्ट किया उसने माइस में, तो इसका रिजल्ट क्या आया? जो चूहा था, वो माइस था, रिमेन अलाइव। ठीक है, वो जिंदा था। अब जब उसने रफ़ और स्मूथ दोनों को इंजेक्ट किया, ठीक है, इसमें से जो रफ़ टाइप थी, रफ़ स्ट्रेप्टोकोकस नमूने थे, वो ज़िंदा थे, और जो एस टाइप थे वो हीट किल्ड थे। ठीक है, इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जो हैं वो मर गए बिकॉज ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। अब जब आर और एस को उसने इकट्ठा इंजेक्ट करवाया, तो माइस जो थे वो मर गए थे ब्लड पॉइजनिंग की वजह से। अब इधर क्या हुआ था कि जो आर टाइप है वो चेंज हुआ था एस टाइप में। ठीक है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग सका था कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो एस टाइप से आर टाइप में चेंज हुई। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो ओवार्ड अवेरी ने किया था अलॉन्ग विद मैकलेड एंड मैकैरटी ने। ठीक है, उसने इन सब ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल में क्या था कि इसने मिक्सचर, जो लास्ट मिक्सचर था, ठीक है, रफ़ और स्मूथ टाइप का, ठीक है, दोनों का मिक्सचर लिया था। इसमें एक बात याद रखनी है कि जो मिक्सचर था आर और एस टाइप का, रफ़ और स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस नमूने का, ठीक है, उसमें से जो एस टाइप थी वो हीट किल्ड थे। ठीक है, और जो आर थे, रफ़ थे, जो वो अलाइव थे। ठीक है, अब इसने कहा कि इसमें से ना एक चीज़ रिमूव कर ली। ठीक है, कितनी % रिमूव करनी है? 99.8%। ठीक है, अब उसने कहा कि इसमें से रिमूव क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब उसने जब कार्बोहाइड्रेट रिमूव किया और उसके बाद आर और एस टाइप को इंजेक्ट किया माइस में, इसका रिज़ल्ट क्या आया कि माइस मर गया। ठीक है, अब मतलब ब्लड पॉइजनिंग की वजह से मर गया। अब उसने अगेन सोचा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको रिमूव करने से माइस ज़िंदा रहेगा। उसने अगेन मिक्सचर में जो रफ़ और स्मूथ टाइप लिया। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि जो एस टाइप है वो हीट किल्ड हैं। ठीक है, और जो रफ़ टाइप है वो अलाइव हैं। ठीक है, अब उसने 99.8% जो है वो अगेन रिमूव क्या किया? इसने प्रोटीन रिमूव किया। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन रिमूव करके इसने इंजेक्ट किया माइस में। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आया कि जो माइस थे वो मर गए बिकॉज ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। ठीक है,
अब उसने सोचा कि मतलब कार्बोहाइड्रेट को भी रिमूव करने से माइस मर गए हैं, ठीक है, प्रोटीन को भी रिमूव करने से जो चूहे मर गए हैं। अब इसने तीसरी दफ़ा कोशिश की, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो मिक्सचर था रफ़ और स्मूथ टाइप का, ठीक है, जिसमें स्मूथ जो थी वो हीट किल्ड थे, ठीक है। अब इसने जो 99.8 चीज़ रिमूव की, ठीक है, वो था डीएनए। इसने रिमूव किया डीएनए और इंजेक्ट किया माइस में। अब जो इसका रिज़ल्ट आया था वो ये था कि जो चूहे थे ना वो ज़िंदा रह गए, ठीक है। तो इसने मतलब इधर इस स्टेप पे जब मतलब इसने डीएनए को रिमूव किया तो जो चूहे थे वो ज़िंदा रह गए। इधर जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था वो ज़िंदा रह मतलब वो स्टॉप हो गया, ठीक है। अब जो कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंट था ना वो परफॉर्म्ड किया था हर्शे और चेज़ ने, ठीक है, किस पे, बैक्टीरियोफेज T2 पे, ठीक है। अब जो बैक्टीरियोफेज है ये एक वायरस है। उसने क्या किया कि हर्शे और चेज़ ने उन्होंने कहा कि जिस जिस मतलब मीडियम में हमने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया, रिप्रोड्यूस करवाया, ठीक है, वो था सल्फ़र, ठीक है। और जो सल्फ़र था वो इनकॉर्पोरेटेड होता है कैप्सिड मतलब प्रोटीन के साथ, ठीक है। और जो दूसरा बैक्टीरियोफेज था उसको हमने ग्रो करवाया, जिस मीडियम में ग्रो करवाया, रिप्रोड्यूस करवाया, वो था फॉस्फेट, ठीक है। अब जो फॉस्फेट है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है डीएनए के साथ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। जो सल्फ़र है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है कैप्सिड या प्रोटीन के साथ, ठीक है, और जो फॉस्फेट है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है डीएनए के साथ। अब उन्होंने कहा कि जब हम उसमें बैक्टीरिया में वायरस को इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है, मतलब डीएनए में वायरस को, जो बैक्टीरियोफेज का वायरस है, ठीक है, उसको इंजेक्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि जो सल्फ़र वाला जिस पे सल्फ़र इनकॉर्पोरेटेड था उस वो उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा, ठीक है, और फॉस्फेट वाले का जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा। अब क्या होगा कि जितने भी इनसे मतलब वो बनेंगे, हर डॉटर के पास जितनी दफ़ा मतलब हर बच्चे के साथ जितना भी ये डिवाइड होगा उसके ऊपर फॉस्फेट अटैच होगा, ठीक है, और दूसरे वाले के ऊपर सल्फ़र अटैच होगा, ठीक है। अब इसमें मतलब ये प्रूव हो गया था कि जो पेरेंट्स से बच्चों तक, ठीक है, जो डीएनए पास होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल पास होता है, ठीक है, क्योंकि हर डॉक्टर के पास जा रहा है फॉस्फेट और हमने पेरेंट सेल के साथ फॉस्फेट लगाया था, ठीक है। तो ये कंफर्म होता है कि जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो आगे पास होता जाता है। तो जो इस इधर से प्रूव होता है कि जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। इसको डिस्कवर किया था एफ मेस्चर ने, ठीक है, इसने डिस्कवर किया था डीएनए। इसने आइसोलेट किया था न्यूक्लियस दो सेल से, पस सेल से और स्पर्म ऑफ फिश से, ठीक है। उसका नेचर एसिडिक था, ठीक है। न्यूक्लियस किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियस प्लस एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद जो PA11 था उसने डिटरमाइन किया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए कंपोस्ट होता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, डीएनए मिलके बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और जो न्यूक्लियोटाइड है वो खुद 3 चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कंपोस्ट होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब जो पेंटोज शुगर है इसमें 2 चीज़ें हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। राइबोज क्या होता है कि ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो डीऑक्सी राइबोज होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है कि रिमूवल होता है राइबोज का, मतलब OH मतलब ऑक्सीजन रिमूव होती है, ठीक है, तो उसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। देन इसका है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, इसमें OH और OH प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस में 2 टाइप्स हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग होते हैं इसमें, ठीक है, और जो पायरिमिडाइन है वो सिंगल रिंग। जो प्यूरिन है उसमें एडिनिन और गवानीन आ जाती है, और जो पायरिमिडीन है वो सिंगल रिंग है, ठीक है, इसमें साइटोसिन, यूरेनिन और थायमिन आ जाती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है कि कम्बिनेशन है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस का विदाउट फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या होता है कि ये कम्बिनेशन होता है पेंटोज शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप का और नाइट्रोजीनियस बेसिस का, ठीक है। अब जब कम्बिनेशन होगा 2 न्यूक्लियोटाइड का तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है। जब कम्बिनेशन होगा 3 न्यूक्लियोटाइड का वो तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। जब कम्बिनेशन होगा मैनी न्यूक्लियोटाइड का तो वो पोली न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन दैट इन विच वन न्यूक्लियोटाइड गिव हाइड्रोक्सल एंड अदर न्यूक्लियोटाइड गिव हाइड्रोजन देन फॉर्म POC, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद रिलीज ऑफ H2O, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें एक जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, वो देता है OH आयन,
ठीक है, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। तो वो बनाते हैं POC फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, जिसमें H2O वाटर रिलीज होता है, ठीक है। एरविन चार्गफ जो है उसने रूल बनाया था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक जो प्यूरीन थी ना वो इक्वल है पायरिमिडीन के, ठीक है, जो एडिनिन है वो इक्वल है थायामीन के, और जो गवानीन है वो इक्वल है साइटोसिन के। उसके बाद रोजलिंड फ्रैंकलिन था, ठीक है, उसने एक्सरे डिफ्रैक्टिंग टेक्निक दी, ठीक है। उसने बम्बार्ड किए थे बीम ऑफ एक्सरेज मॉलिक्यूल पे, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद ये बेंड हो गए थे टुवर्ड फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। उसने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया था और DNA का फोटोग्राफिक फिल्म पे। अब रिज़ल्ट क्या आया था कि जो DNA था वो डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है, ठीक है। और इनका जो हेलिकल टर्न रिजल्ट क्या आता है कि DNA डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है और लेंथ है हेलिकल टर्न की 3.5 नैनोमीटर। अब वैटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है, इसको हम स्केल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें यह था कि जो बोथ स्ट्रैंड्स थे ना DNA के वो एंटी पैरेलल थे, ठीक है। जो दोनों स्ट्रैंड थे DNA के वो कंपोज्ड होते थे पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिल के बने हुए थे। और जो हर टर्न था ना DNA का उसका 10 नाइट्रोजीनियस बेसिस थी, ठीक है। डिस्टेंस दोनों में N बेसिस में 0.34 नैनोमीटर था, ठीक है। जो डायमीटर है DNA का वो 2 नैनोमीटर है, ठीक है। और हर टर्न लेंथ DNA की जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। और उसके बाद जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था DNA का वो स्टेबलाइज किया गया था हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, और जिसकी वजह से DNA स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स है। नेक्स्ट जो उनके स्ट्रैंड्स हैं ना वो कंटेन करते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस, जिसमें एडिनिन कंबाइन करता है थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, ठीक है। और जो साइटिन है और गवानीन है वो कंबाइन करते हैं बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। थायमीन और एडिनिन कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। और जो साइटोसिन और गवानीन है वो कंबाइन करते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। अब मॉडल क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा DNA रेप्लिकेशन है, ठीक है। रेप्लिकेशन किसको कहते हैं कि DNA जो दूसरा DNA बनाता है, DNA मेक्स DNA, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स यूज़ हो जाते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये अनवाउंड करता है और अनकॉयल करता है दोनों DNA स्ट्रैंड्स को, मतलब DNA स्ट्रैंड्स को अनकॉयल कर देता है, ठीक है। अब जब DNA स्ट्रैंड अनकॉयल होंगे वो वापस रिकॉल होंगे, ठीक है। वो रिकॉयल जो एंजाइम करता है ना वो है SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है कि ये पेनिट्रेट करता है रिकॉइलिंग को दोनों DNA स्ट्रैंड्स को। हेलिकेज एंजाइम इज इट अनवाउंड एंड अनकॉइल बोथ DNA स्ट्रैंड्स। SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इट पेनिट्रेट्स अगेन रिकॉइलिंग ऑफ बोथ DNA स्ट्रैंड्स। अब DNA पॉलीमर 1, 2 एंड 3, ठीक है। DNA पॉलीमर जो 1 है वो परफॉर्म करता है प्रूफ रीडिंग को, ठीक है, और ये रिप्लेस करता है प्राइमर बाय DNA न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जो DNA पॉलीमरेज 2 है वो मतलब अंडरस्टैंड अभी तक उसकी समझ नहीं आई, ठीक है। और जो DNA पॉलीमरेज 3 है, ठीक है, वो एक कोर एंजाइम है। नेक्स्ट है DNA पॉलीमरेज जो 3 है ना, ठीक है, ये एक रेप्लिकेटर है, ठीक है, और ये एक डिमर है, ठीक है, क्योंकि ये कंसिस्ट करता है 2 सब यूनिट्स पे, ठीक है। और ये 10 टाइम्स लार्जर है दैन DNA पॉलीमरेज 1 से, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है कि ये ऐड करता है DNA न्यूक्लियोटाइड के 3 एंड्स पे, ठीक है, और ये ऐड करता है DNA न्यूक्लियोटाइड को डबल स्ट्रैंड पे, ठीक है। इसकी रेप्लिकेशन डायरेक्शन है 5 to 3। अब प्राइमेज क्या होता है कि ये फुलफ़िल करता है रिक्वायरमेंट DNA पॉलीमरेज 3 की, ठीक है, और ये प्राइमर भी बनाता है, इट मेक्स प्राइमर विच इज़ 10 न्यूक्लियोटाइड RNA, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैंड्स और उसकी 2 टाइप्स, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो मूव करता है टुवर्ड रेप्लिकेशन फोक की तरफ, ठीक है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो मूव करता है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोक। अब जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड है, ठीक है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड है। लीडिंग जो स्ट्रैंड है वो उसको रिक्वायर्ड है, मतलब ये इट नीड्स 1 प्राइमर एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स इट नीड्स मैनी प्राइमर।
जो लीडिंग स्ट्रैंड है इट डज़ नॉट हैज़ ओजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एंड लैगिंग जो स्ट्रैंड है उनके पास ओजाकी फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस ये है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये मूव करता है टुवर्ड रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, इट नीड्स वन प्राइमर, इट डज़ नॉट हैज़ ओजाकी फ्रेगमेंट्स, एंड लैगिंग strands is it moves away from replication fork, it is discontinuous strand, it needs many primer and it has Ozaki fragments। नेक्स्ट है ओजाकी फ्रेगमेंट से क्या मुराद है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या है कि देयर ईच फ्रेगमेंट्स हैज़ 1000 to 2000 डीएनए न्यूक्लियोटाइड प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में क्या है कि देयर ईच फ्रेगमेंट हैज़ 100 to 200 डीएनए न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है एक लीगेज, ठीक है, लाइगेज। ये इसका काम क्या होता है कि इट एक्ट्स एज अ ग्लू, ये ग्लू के तौर पे काम करता है, ठीक है, और ये बाइंड करता है ओजाकी फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ। मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, इसमें यह था कि इसमें 3 मॉडल्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 3 मॉडल्स हैं, जैसे कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और डिस्पर्स्ड रेप्लिकेशन। अब कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या था कि जो पेरेंट का डीएनए है, ठीक है, वो जो स्ट्रैंड है, पेरेंट के डीएनए के स्ट्रैंड है वो अलहदा नहीं होते, ठीक है, वो जुड़े रहते हैं, ठीक है, जो डॉटर डीएनए में, ठीक है। अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या कहते हैं कि जो पेरेंट्स के डीएनए के स्ट्रैंड हैं, ठीक है, वो अलहदा हो जाते हैं, एक नया स्ट्रैंड होता है और एक पुराना स्ट्रैंड होता है, ठीक है, ये सेमी कंजर्वेटिव। डिस्पर्स्ड रेप्लिकेशन का मतलब है कि जो पेरेंट का डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, वो अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, वो टुकड़ों में मतलब पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, एक पीस न्यू होता है, एक पीस पुराना स्ट्रैंड कम होता है, तो ये है डिस्पर्स्ड रेप्लिकेशन। अब इन तीनों में से कौन सा मॉडल सही है, वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सही है। अब नेक्स्ट इसको जाकर डिस्कस करते हैं, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। जो मीजल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट है इसने एलेबोरेट किया था 3 हाइपोथेसिस ऑफ रेप्लिकेशन के, ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट हैं ये दोनों इन्होंने कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया और वहाँ जाके बताया कि कौन सा रेप्लिकेशन का जो मॉडल है वो सही है। इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, ठीक है, और उसमें एक मटेरियल डाला था जिसको सीजियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, और सीजियम क्लोराइड को घुमाया था। जब उसको स्पिन किया, ठीक है, तो उसको घुमाने की वजह से जो लाइट वेट जो था वो ऊपर आ गया और जो हैवी वेट था वो नीचे चला गया, ठीक है। हायर से जब लोअर की तरफ आया तो वो ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। लाइट वेट आइंस जो थे वो ऊपर चले गए और हैवी वेट जो थे वो नीचे आ गए। अब जब ऊपर से नीचे आए हैवी वेट तो वो क्या बन गया, ग्रेडियंट बन गया। नेक्स्ट इसको जिसमें मतलब स्पिन करवाया था उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं, ठीक है, जो कि जनरेट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है स्पिन करने के लिए, घुमाने के लिए, ठीक है। वो कहता है कि मतलब इसमें बताया जाता है कि इसने 2 मीडियम लिए थे, इसमें एक मीडियम में इसने N14 नाइट्रोजन 14 आइसोटोप रखा और दूसरा मीडियम इसने नाइट्रोजन 15 N15 मीडियम रखा था, ठीक है। N14 जो है वो लाइट वेट होता है और N15 जो है वो हाई वेट होगा। अब इसने नाइट्रोजन क्यों रखा था, उसकी वजह ये है कि नाइट्रोजन जो है वो पार्ट है डीएनए का, ठीक है। जो नाइट्रोजनियस बेसिस है डीएनए के उनमें नाइट्रोजनियस बेसिस हैं जो डीएनए के, उनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। जो नाइट्रोजन है वो इनकॉर्पोरेट करता है जेनेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन होता है। इसलिए इसने 2 तरह के आइसोटोप लिए थे, N14 और दूसरा मीडियम है N15, ठीक है। कहता है कि उसने कहता है कि जो साइंटिस्ट है ना उन्होंने N14 वाले मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, ठीक है, और N15 पे भी बैक्टीरिया को ही ग्रो करवाया था रेप्लिकेशन के प्रोसेस को देखने के लिए, ठीक है। अब मतलब इधर ज़रा बात को समझें, ठीक है, और समझते जाएं बात को कि इसने नाइट्रोजन थे वो इनकॉर्पोरेट करवाए थे नाइट्रोजन आइसोटोप, एक N14 था और एक N15 था। जो N14 था वो लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप था और N15 जो था वो हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप था, ठीक है। जो N14 के अंदर जब बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था, ठीक है, जिसमें वो रिप्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, जहाँ रेप्लिकेशन प्रोसेस हुई, ठीक है। अब जब रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा तो उनके जेनेटिक मटेरियल के साथ स्ट्रैंड जो होगा मतलब नाइट्रोजन 14 होगा, ठीक है। अब जब N15 में नाइट्रोजन का बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो उसमें जो रेप्लिकेशन करेगा, उनके जो रेप्लिकेशन करने से जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके स्ट्रैंड के पास N15 होगा, ठीक है। मतलब जो N14 में बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसके रेप्लिकेशन में उसके डीएनए स्ट्रैंड के में N14 होगा, ठीक है।
अब बैक्टीरिया ग्रो, अब उसमें ये था कि उसने कहता है कि जब मैंने देखा कि N14 के अंदर ग्रो करवाने के बाद जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, रेप्लिकेशन जो DNA है वो आ गया, ठीक है। अब दोनों स्ट्रैंड्स के पास उनमें N14 था, ठीक है। N14 आइसोटोप मौजूद है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के उसको घुमाया, ठीक है। तो देखा कि उसके वो जो DNA है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड के पास आइसोटोप था N14, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया को ग्रो करवाया N15 में, ठीक है, तब जो रेप्लिकेशन प्रोसेस मतलब रेप्लिकेशन करते गए, ठीक है। तो जब जेनेटिक मटेरियल निकाला तो उनका जेनेटिक मटेरियल निकालने के बाद, ठीक है, इन दोनों के स्ट्रैंड के पास N15 थे। अब इनको अगेन टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है। तो स्पिन किया तो वो सिंक मतलब वो डूब गया, ठीक है, मतलब वो नीचे डूब चुका, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रैंड में N15 आइसोटोप मौजूद है। जो वो हाई वेट था वो सिंक हुआ, मतलब डूब गया, ठीक है, और जो लाइट वेट N14 था वो ऊपर फ्लोट करता रहा, ठीक है। अब वो कहता है कि जब जेनेटिक मटेरियल N15 जो N15 ले लिया, ठीक है, जो आइसोटोप था नाइट्रोजन 15 वाले DNA को लिया, ठीक है, और इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था N14 में, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रू इन मीडियम विच कंटेन्स ऑफ N14, ठीक है। N15 वाले को लेके N14 में ग्रो करवाया, ठीक है। मीडियम में N15 वाले को रखा, ठीक है, और जो आइसोटोप थे उसमें वो N14 आइसोटोप्स मौजूद थे, ठीक है। अब N14 मीडियम के अंदर है और N14 बाहर है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को ग्रो करवाया उस मीडियम में जहाँ N14 थे। 0 टाइम डालने के फ़ौरन बाद क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुई है तो रेप्लिकेशन नहीं हुई, वो जो N15 था, ठीक है, वो डूब गया, मतलब सिंक कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, क्या कहता है वो, मैंने दोबारा मतलब जो साइंटिस्ट है उसने दोबारा उसको N14 वाले मीडियम में रखा। अब 20 मिनट के बाद क्या हुआ कि 20 मिनट के बाद ना एक रेप्लिकेशन का राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। आफ्टर 20 मिनट्स 1 रेप्लिकेशन राउंड कंप्लीटेड। तो उसमें क्या हुआ था कि जो दोनों स्ट्रैंड थे ना DNA के, ठीक है, वो दोनों सेपरेट हुए, ठीक है। अब सेपरेट होने के बाद एक न्यू स्ट्रैंड बना, ठीक है। वो कौन सा वाला था, N14 वाला और N14 वाला, ठीक है। जो न्यू जो बना था वो N14 वाला था और जो पेरेंट था वो N15 था, ठीक है। अब जिसमें मतलब जिस मीडियम में ग्रो करवा रहे थे वो N14 वाला था और जिसमें जो था DNA था वो N15 वाला आइसोटोप था, ठीक है। N15 और N14 आइसोटोप था। अब जो मॉडल्स थे कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, उसमें क्या था कि जो पेरेंट DNA से जो डॉटर DNA बनेंगे, ठीक है, तो उनमें जो स्ट्रैंड है वो अलग नहीं होंगे, वो इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या था कि जो DNA स्ट्रैंड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। उनमें एक स्ट्रैंड न्यू होगा और एक पुराना वाला होगा, ठीक है। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और डिस्पर्स्ड रेप्लिकेशन में था कि जो दोनों जो पेरेंट्स से डॉटर DNA बनेंगे वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस लिहाज से जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन था ये बिल्कुल ठीक था, जिसमें ये था कि जब जो पेरेंट का DNA स्ट्रैंड है वो अलहदा होंगे, ठीक है, एक न्यू स्ट्रैंड होगा और एक पुराना स्ट्रैंड हो गया। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि एक न्यू स्ट्रैंड था जो N14 था, ठीक है, और पुराना स्ट्रैंड था। क्या हुआ कि आफ्टर 40 मिनट्स उसने ना DNA को लेके फिर अगेन स्पिन करवाया। तो क्या हुआ कि मतलब 2 DNA हुए, ठीक है, एक मिडल में था और एक फ्लोट कर रहा था। अब क्या हुआ कि जो फ्लोट कर रहा था वो लाइट वेट था, वो N14 था, ठीक है, और जो मिडल में था वो हाइब्रिड था N15, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आया कि मतलब इट इज़ कंक्लूडेड दैट DNA इज़ परफॉर्म, मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस हुई है, ठीक है, और ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल